चलिए सीधा मुद्दे की बात पे। कोई इधर उधर की बातें नहीं। आपने जो थंबनेल में देखा है या जो टाइटल में पढ़ा है बिल्कुल उसी मुद्दे पे बात करेंगे। फायर वर्सेस सेफ्टी। बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप लोगों में से ही किए हैं कमेंट्स, कोई बाहर से नहीं आया है। तो आप सभी जानते हैं इस बारे में कि फायर और सेफ्टी में से क्या सही है, किस में फ्यूचर है, किस में हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में, बड़े चिंतन मंथन चलते रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं बच्चे। क्योंकि हम लोगों ने जब 16-17 साल पहले कोर्स किया था तब हमें भी पता था कि कौन सी फील्ड में असल में होता क्या है, किस में कहाँ तक जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, फायर में क्या रहेगा, सेफ्टी में क्या फ्यूचर रहेगा, उधर क्या मिल सकता है, इधर क्या मिल सकता है, नहीं जानते थे वो चीज़ें। धीरे धीरे फिर फायर में भी नौकरी करी, उसको समझा। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरे से तो बहुत बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी वाले लोग हैं हमारे देश में। वो इतने हैं कि शायद उनके सामने मैं 10% तो छोड़िए, 5% भी नहीं हूँ। बट वो उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं या वो आना नहीं चाहते हैं। तो जितना मुझे नॉलेज है मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ आप लोगों को ये सब चीज़ें बताने के लिए। तो आज भी मैं वही एक कोशिश कर रहा हूँ, फायर वर्सेस सेफ्टी। फायर और सेफ्टी देखिए, मैं इनमें से क्या बढ़िया है, क्या घटिया है, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, किस में ज़्यादा फ्यूचर है, किस में कम है, किस में स्कोप है और किस में नहीं है, ये कहने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन दोनों के जो फैक्ट हैं वो आपके सामने ज़रूर रख दूँगा। दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, फिर आप अपने हिसाब से सोचना कि आपको किधर जाना चाहिए, ठीक है? ये सिर्फ़ एक आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है कि आप साइंस फ़ील्ड से हैं या आर्ट्स से या कॉमर्स से हैं या टेक्निकल फ़ील्ड से हैं, सिर्फ़ ये चीज़ मैटर नहीं करती है इसके लिए। ये भी मैटर करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपकी रुचि किस में ज़्यादा है, फायर में रुचि ज़्यादा हो रही है कि सेफ्टी में रुचि ज़्यादा है। दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, दोनों एक अलग नेचर के वर्क होते हैं। कॉमन है तो सिर्फ दोनों में 2 एक चीज़ें हैं, बस उनमें से एक यही है कि देखिए दोनों में ही हमें लोगों की जान बचाने की कोशिश करनी होती है। दोनों में ही लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए दोनों। और हाँ, जो लोग पहली बार वीडियो देखते हैं, मैं पहले नहीं बोलता था, लेकिन जब मैं एनालिसिस पे जाता हूँ यूट्यूब की तो वहाँ पता चलता है कि जो मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं बच्चे, वो जितने देख रहे हैं ना उनसे कहीं ज़्यादा बच्चे वो होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब तो नहीं किया है लेकिन वो वीडियो ज़रूर देखते हैं आके। तो भाई सिर्फ़ ये वीडियो देख के मत समझना कि मेरी यही एक वीडियो, इसके अलावा 300 प्लस वीडियो और हैं। फायर और सेफ्टी की, उनमें स्टडी भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, वैसी जानकारियों की भी है, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की, प्राइवेट जॉब्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब्सक्राइब कर दोगे तो सारी वीडियो दिखाई देने लगेगी, और नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो कोई भी वीडियो आते ही सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। और जो इसको कंटिन्यू लास्ट तक देखना चाहता है देख सकता है, और जो कंटिन्यू नहीं देखना चाहता है वो छोड़ के जा सकता है, क्योंकि यहाँ ज़बरदस्ती मैं किसी को पकड़ के नहीं रख सकता। जिसके काम की चीज़ है वो ज़रूर देखेगा। तो पहले हम फायर को ले लेते हैं। फायर फील्ड के बारे में कोशिश करेंगे अब पता करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये फायर फील्ड क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ही यही बनता है। ये फायर की फील्ड क्या है? दोनों में सबसे पहले यही कंपेयर करना ज़रूरी है। तो देखिए, फायर की फील्ड में एक ऐसा क्षेत्र है जो थोड़ा यूनिक है, आम लोगों को बहुत कम पता होता है, जिन्हें पता होता है वही इसमें जाते हैं। फायर ब्रिगेड ही सुना है आप लोगों ने भी बचपन में, या हमने भी जो देखा था, हमें वो लाल गाड़ी पता थी जो सायरन बजाते ऐसे करके वो आती थी, और वो लोग आग बुझाते थे। हम फायर को सिर्फ उतना ही जानते थे, फायर ब्रिगेड। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में चलन हुआ है प्राइवेट फायर स्टाफ का, प्राइवेट फायर डिपार्टमेंट बनने लगे इंडस्ट्रीज में। बाहर तो बहुत पहले से थे, इंडिया में थोड़ा लेट हुआ है। तो अभी हर एक इंडस्ट्रीज, हर एक हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं या यूनिवर्सिटियां हैं, ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा भवन जहां पे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग अगर आप जानना चाहते हैं कि फायर के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की, एनएफपीए के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की बिल्डिंग्स हैं, वो अलग वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो फायर कोई हॉस्पिटल होगा तब भी, बड़ा कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा वो भी, कोई बड़ा इंटरनेशनल स्कूल होगा उसमें भी, कोई बहुमंजिला बिल्डिंग है वहाँ पे भी,
जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो स्मॉल से ऊपर आते हैं, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेज में जितनी भी इंडस्ट्रीज आती हैं, प्लांट आते हैं, रिफाइनरीज आती हैं, उन सभी में फायर का डिपार्टमेंट होता है, सेफ्टी का डिपार्टमेंट होता है। तो हम फायर की बात करते हैं। फायर में असल में जो हमारी सरकारी फायर ब्रिगेड होती है, उसका काम होता है कि आग लगने की जैसी सूचना मिलती है, तुरंत जल्दी से जल्दी जाके आग पे काबू पाना है। लेकिन प्राइवेट नौकरी जो फायर की होती है, हमें जो फायरमैन या फायर ऑफिसर के तौर पे किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में या कहीं किसी भवन में अगर नियुक्त किया जाता है, तो वहां हमारी जिम्मेदारी ये नहीं होती है कि आग लगेगी तो हम जाके कम से कम टाइम में बुझाएंगे, लोगों को बचाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि आग लगने ही नहीं देनी है। बात समझिए वहां पे हमारी जिम्मेदारी ये होती है प्राइवेट फायर में। सरकारी में तो आग लगने के बाद बुझाना काम होता है, लेकिन प्राइवेट में आग लगने ही नहीं देना पहली प्रायोरिटी होती है। और किसी कारण से अगर लग जाए तो उसको बड़ा होने से पहले काबू करके खत्म कर देना, बुझा देना, ये हमारे दो मुख्य काम होते हैं। इसके लिए 8 घंटे की या 12 घंटे की अगर फायर में ड्यूटी होती है तो देख लियो फ्री होते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक आग लगेगी नहीं तो आपको बुझानी भी नहीं है, तो फ्री है ना। तो फ्री बैठने की बजाय प्लांट में या जहां पे भी नौकरी हो, घूम फिर के सुपरविजन करते रहते हैं, देखते रहते हैं कहीं कोई चांस तो नहीं है, कहीं कोई ज्वाइंट तो नहीं है, कहीं केबल कटी हुई तो नहीं है, जनरेटर में किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, या तेल वगैरह में सने हुए कपड़े इधर उधर तो नहीं फेंके हुए हैं, या भाई कोई एसी वेसी से चिंगारी तो नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर से चिंगारी तो नहीं आ रही। मतलब ऐसे रीजन हम लोग ढूंढते रहते हैं जिनके कारण आग लग सकती है, जो आग लगने का कारण बन सकते हैं, उनको ढूंढते रहते हैं, रेक्टिफाई करते रहते हैं, रिकमेंडेशंस देते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आग लगने के चांसेस ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। फिर भी किसी कारण से बहुत सालों में कभी एक आध बार लग गई तो हम लोग तैनात होते हैं, फटाक से जाके बुझा देते हैं, या हमने जिन लोगों को ट्रेनिंग दी है, रेगुलर ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो तुरंत बुझा देते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो ये होता है फायर की फील्ड। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए इसमें ऐसा होता है कि कुछ एक जगह जो स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट तो डिप्लोमा कोर्सेज मांगती हैं, और रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के बाद गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। कुछ एक में डिप्लोमा वगैरह कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन मांगते हैं और नौकरी मिल जाती है। फायर में कई तरीके की नौकरियां होती हैं। गवर्नमेंट फायर में बात करें तो गवर्नमेंट फायर में प्रमोशन भी है टाइम टू टाइम, और गवर्नमेंट नौकरी तो गवर्नमेंट ही होती है ना। हम बात करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के बारे में। तो गवर्नमेंट में ज्यादातर स्टेट में एक जैसा नहीं होता है, कुछ जैसे राजस्थान या हरियाणा में थोड़ा सिमिलर है, पंजाब में थोड़ा सिमिलर है, लेकिन यूपी और बिहार में जो यूपी बिहार पुलिस है उसके अंडर में फायर ब्रिगेड होता है, यानी कि उसके अटैच होता है, भर्ती भी साथ में निकलती है। तो सबका अलग अलग फंडा है गवर्नमेंट का, इसलिए उसको डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। हम प्राइवेट की बात करते हैं। तो प्राइवेट में क्या है, आप सबसे पहले फायरमैन के तौर पे ही नियुक्त होते हैं। इसके बाद आप जो है असिस्टेंट ऑफिसर बन जाते हैं, या कहीं कहीं पे डायरेक्ट जो है आपको फायर ऑफिसर भी बना दिया जाता है। एक्सपीरियंस या आपका काम बहुत बढ़िया है तो ठीक है, फायर ऑफिसर भी बना दिया जाता है। उसके ऊपर भी अगर पोस्ट बनी हो 4 नंबर पे, उसके ऊपर भी अगर कोई पोस्ट बनी होती है, कि भाई उसके ऊपर भी उन लोगों ने पोस्ट बनाई हुई है वहां पे, तो आप वहां पे मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, सीनियर ऑफिसर बन सकते हैं, या असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, डिप्टी मैनेजर बन सकते हैं, उसके बाद मैनेजर बन सकते हैं। तो कई सारी पोस्टें होती हैं। तो ये एक मोटा मोटा सा हम आपको, इसके बाद एलिजिबिलिटी और कोर्सेज की बात करते हैं। इसी में एलिजिबिलिटी और कोर्सेज की हम बात करते हैं। तो सबसे शुरुआती तौर पे, वैसे पहले नंबर पे 10th वाले बच्चे भी करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, फिर भी जो एक्चुअल चीजें बतानी पड़ेगी। तो 10th पास के बाद आप एक 6 मंथ का इसमें कोर्स कर सकते हैं। फायर फाइटिंग का या फायर ड्राइवर का एक कोर्स होता है, जो आप 10वीं पास भी हैं और उम्र आपकी भले ही 17 साल भी है तब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बालिग नहीं हुई, ये नौकरी नहीं मिल रही है, ये कोर्स है। तो पढ़ाई आप कितनी भी उम्र में कर सकते हैं, कम उम्र में भी कर सकते हैं, ज्यादा उम्र में भी कर सकते हैं। ठीक है, 10th पास अगर है तो 6 महीने का एक कोर्स कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा दूसरी बात करते हैं कि जब 12th पास होते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में, मैंने इससे पहले भी कई वीडियो में बताया है कि लगभग 70 से 75% स्टूडेंट जो हैं, और खासकर नॉर्थ इंडिया में या मुंबई, एमपी और इधर गुजरात, यूपी,
खासकर हरियाणा और पंजाब और राजस्थान, ये इधर का जो एरिया है, यहाँ तो 12th पास ही ज़्यादातर बच्चे 1 साल का कोर्स ही करके रहते हैं, उसी पे नौकरी भी आज भी कर रहे हैं। आप लोग को भी मेरे ख्याल से अभी आप में से भी काफ़ी बच्चे होंगे ऐसे जो सिर्फ़ 12th पास पे 1 साल का कोर्स करें। तो 1 साल का जो है, उसको इंडिया में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं, ठीक है? ये उल्टा-सीधा हो गया भाई डिप्लोमा। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स इसको बोलते हैं। ये करके भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे फायरमैन के तौर पे फायर में आपकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे अपना काम करके अगर दिखाएँगे, खाली बैठे रहेंगे तो कंपनी ज़्यादा दिन रखेंगे नहीं। अगर हाँ, आप दिखाएँगे कुछ कि नहीं एक्टिव है लड़का, पूरा दिन घूमता रहता है, पंप हाउस में जाता है, चेक करता है, स्प्रिंकलर वगैरह भी चेक करता है, डिटेक्टर लगे हुए हैं, पैनल लगा हुआ है, चेक करता है, लोगों को ट्रेनिंग भी देता है, बताता रहता है, मॉक ड्रिल वगैरह करवाता रहता है, तो एक्टिव रहेगा तो प्रमोशन भी होती है, सैलरी भी बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ग्रेजुएशन हो गई है, तो उसमें आप एसएफओ का कोर्स कर सकते हैं, स्टेशन फायर ऑफिसर, या एसओ का कोर्स कर सकते हैं, सब ऑफिसर, ठीक है? और चाहें तो इसके बाद आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी। पीजीडीएफएस, अब ये भी कर सकते हैं अगर ग्रेजुएशन हो गया। इससे भी ऊपर आप जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी आपने काफी सारी चीजें कर ली, पीजी कर लिया, इसके भी ऊपर जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, तो फिर आप ग्रेड आई कर सकते हैं। ग्रेड आई जो है ये यूके से होता है, IFE यूके से होता है ग्रेड आई, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें कई सारे कोर्स होते हैं, कई सारे उसमें एग्जाम्स होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन कर लेते हैं लोग। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे इसी पे मैं पूरा का पूरा वीडियो खर्च नहीं करूंगा। तो ये फायर फील्ड का मैं आपको बताया कि भाई ये फायर फील्ड है, इसमें इस तरीके की पोस्ट होती हैं, और भी कई सारी पोस्ट हैं, मैं सारी शायद नहीं भी बता पाऊंगा। और एलिजिबिलिटी जो है शुरुआत से लेकर धीरे धीरे इस तरीके से आपकी ऊपर तक बढ़ती है। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप की। तो जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिली हैं, वो तो कहीं पे भी ये बोलते हैं कि नहीं इसमें स्कोप नहीं है, लेकिन जिनको नौकरियां मिली हैं, वो अगर ऐसा बोलेंगे स्कोप नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है मेरे भाई, आपकी खुद की गलती है कि आप खुद को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो, आप लोगों से लिंक नहीं बना पा रहे हो, आप ऑफिसर रैंक के लोगों के साथ लाइजनिंग नहीं कर पा रहे हो, उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। आप एक बार नौकरी लग के फ्री हो गए हो, खाली हो गए हो, सिर्फ अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करके घर जा रहे हो, उसके अलावा आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना तो आगे पढ़ाई कर रहे हो और ना ही कहीं पे नौकरी के लिए एक सही तरीके से आप सर्चिंग कर रहे हो। आप नौकरियां सर्च भी कहीं नहीं कर रहे, इसको बोला, उसको पूछा, ऐसे नहीं चलेगा भाई, कोई किसी के लिए खाली नहीं बैठा। या मेरे पास रोज के 20 से 25 लोगों के मैसेज कमेंट आते हैं, या तो डायरेक्ट कॉल भी आ जाते हैं कि सर नौकरी दिलवा दो। डेली अगर 20-25 मेरे पास आ रहे हैं तो महीने के 500-700 हो गए भाई। 500-700 लोगों को महीने में अगर मैं नौकरी लगवाते बैठ जाऊं, अगर यही काम करने लगूं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं मेरी नौकरी भी कर पाऊंगा, या आप लोगों के लिए क्लासें भी दे पाऊंगा, या मेरा फैमिली को भी देख पाऊंगा। मेरे को प्लेसमेंट एजेंसी खोल के बैठनी पड़ेगी, और वो भी फ्री की, क्योंकि पैसा कोई देना नहीं चाहता है, और फ्री में कोई किसी के लिए काम करना नहीं चाहता है। चलिए हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। स्कोप है इसके लिए, देखिए जैसे मैं बता रहा था, बिल्डिंग में अगर आ जाते हैं, बिल्डिंग में आते हैं, तो जो आपकी हाई राइज बिल्डिंग होती है, हाई राइज बिल्डिंग, भाई उल्टा सीधा हो रहा है जल्दबाजी में। हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स में हो रहा है, नहीं इतना ही ठीक है। हॉस्पिटल्स के अलावा मैं सिर्फ प्राइवेट की बात करूंगा। स्मॉल, नहीं स्मॉल में तो थोड़ा कम ही होता है, नहीं लेते हैं लोग यार। मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, ये प्राइवेट नौकरियां मैं बता रहा हूँ, अभी सरकारी की मैंने कहीं पे बात नहीं की है। रिफाइनरीज में, पावर प्लांट्स में, इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है उनमें भी है।
और ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको लाके दे सकता हूँ। सैलरी मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के छोटी कंपनी के थ्रू आप जाते हो तो आप लोगों को एज़ ए फ्रेशर वो 12,000 से लेके और 14,000 तक की सैलरी देते हैं, शायद 15 भी नहीं देते हैं। और डायरेक्ट किसी अच्छी कंपनी से अगर कॉन्टैक्ट हो जाता है या कंपनी के किसी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से अगर आपका कॉन्टैक्ट होता है, तो 15,000 से 17,000 तक की सैलरी जो है फायर में आपको नॉर्मली मिल जाती है। इसके बाद जैसे मेरी एक पहले वीडियो थी करियर इन फायर एंड सेफ्टी स्कोप, उसमें किस-किस तरीके से सैलरी बढ़ती है, तो सैलरी इसमें भी बढ़ेगी। पहले साल इतनी है तो अगले साल 2.5 से 3,000 डेफिनिटली पक्की बढ़ती ही बढ़ती है। लेकिन जहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है, तो वहाँ आपको रुकना नहीं चाहिए, दूसरी कंपनी चेंज कर देनी चाहिए। क्योंकि जीना आपको खुद के और फैमिली के लिए है, कंपनी के लिए नहीं। यहाँ पे कंपनी वाला कोई देखेगा तो शायद हो सकता है मेरी बात गलत लगे, बुरी लगे, लेकिन मैं एक इंसानियत की बात कर रहा हूँ। किसी एक कंपनी के लिए काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हद से ऊपर बियॉन्ड द लिमिट जाके किसी कंपनी के लिए काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनियों को आपके इमोशंस की, आपकी फैमिली की वैल्यू की कोई कदर नहीं है भाई। अगर आपको कुछ भी होगा ना तो आपकी फैमिली साथ में खड़ी होगी, कंपनी पीछे हट जाएगी, फैमिली पीछे नहीं हटेगी। तो आपको अपने और अपने फैमिली के लिए जीना है, तो भैया जहाँ पे स्कोप नहीं दिखाई दे रहा छोड़ दो, दूसरी में चले जाओ। वो कंपनी अपनी घर की नहीं है। तुम्हारे निकलते ही दूसरा रख लेंगे वो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे जाने से। तो इसीलिए अपॉर्च्युनिटी जहाँ मिले रुकना नहीं, निकल जाना। चलिए मैं ये फायर का हो गया, अब हम सेफ्टी की बात करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब सेफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। सेफ्टी फील्ड में, सेफ्टी फील्ड क्या है? वही सेम क्वेश्चन है सबसे पहला तो, व्हाट इज दिस, ये है क्या भैया? सेफ्टी फील्ड में देखिए, फायर के विपरीत सेफ्टी में क्या होता है? फायर में तो सिर्फ आपको जो है आग को रोकने और उसको ना लगने देने के, मतलब फायर प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन दो चीजें देखनी है। लेकिन ये सेफ्टी, मैं किसी को भी कम या ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ये मत सोच, क्योंकि मेरी दोनों फील्ड रही है, मैं दोनों चीजें पढ़ा भी हूँ, मैंने दोनों में नौकरी की है, मैं पढ़ा भी दोनों ही चीजें रहा हूँ, तो मैं किसी एक को खराब नहीं बता सकता, मैं एक्चुअल फैक्ट बात करता हूँ। फायर की बजाय सेफ्टी का काम बहुत बड़ा होता है, इसका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। फायर में आपके काम करने की एक लिमिट होती है कि उतना ही, उससे ज्यादा आपको काम मिलेगा ही नहीं। लेकिन सेफ्टी में कोई लिमिट नहीं होती, इतना ज्यादा काम होता है, लेकिन जितना काम है उतना आपका ग्रोथ भी है, उतना उस हिसाब से सैलरी भी है, उतना सीखने को भी ज्यादा है। तो सेफ्टी क्या चीज है? सुरक्षा, जैसे कि इसका नाम से पता चलता है। यहाँ सिर्फ आग बुझाना नहीं सीखना है, सिखाना लोगों को, इसके अलावा दुनिया भर की चीजें हमें करनी पड़ेंगी वहां पे। सुरक्षा का मतलब कि एक वर्कर या एक एम्प्लॉय अगर मेरी इंडस्ट्री के अंदर, मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे, मेरी फैक्ट्री में, मेरे प्लांट में आ गया है काम करने के लिए, तो वो मेरी जिम्मेदारी पे पूरा दिन काम करेगा। वो मशीन पे काम कर रहा है तो उसका हाथ मशीन में ना आ जाए, वो बिजली का काम कर रहा है उसको करंट ना लग जाए, वो गड्ढा खोद रहा है उसमें गिर ना जाए, वो मशीन, वो जेसीबी या डंपर पोगलन के साथ काम कर रहा है तो वो मिट्टी में ना दब जाए, चोट ना लगे, वो क्रेन चला रहा है तो क्रेन से किसी को नुकसान ना हो जाए, वो नीचे काम कर रहा है तो ऊपर से सामान ना गिर जाए, आदमी ऊपर काम कर रहा है तो वो सामान वो खुद नीचे ना गिर जाए। मतलब हर एक चीज से उसको सुरक्षित रखना है। दुनिया में किसी तरफ से कुछ भी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आए तो उसको रोकने का तरीका और जरिया वो एक सेफ्टी ऑफिसर को ही निकालना होता है। और उसके लिए वो ट्रेनिंग्स देता है, बहुत सारे उन लोगों को बीच बीच में समझाते रहते हैं। कई सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीज होते हैं, जैसे हाथों के लिए दस्ताने दे दे, आंखों के लिए चश्मे दे देंगे, सर बचाने के लिए हेलमेट दे देंगे, पाँव के लिए जूते दे देंगे, ऊपर जाएगा सेफ्टी बेल्ट दे देंगे, ज्यादा मशीन का शोर हो रहा है तो कानों में डाल देंगे, ईयर प्लग दे देंगे। और भी कई सारी चीजें होती हैं पीपीज के अंदर जो लोगों को उनके अपने निजी सुरक्षा के काम आती है। तो ये सेफ्टी फील्ड है, ये सेफ्टी फील्ड है। अब इसमें भी बहुत सारी रैंक होती हैं। सबसे नीचे सेफ्टी स्टेवर्ड होता है, सेफ्टी स्टेवर्ड होता है, लेकिन अब बहुत कम कंपनियां बची हैं जो सेफ्टी स्टेवर्ड लेती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेफ्टी सुपरवाइजर, डायरेक्ट इसी पोस्ट पे लेने लगे हैं अभी, सुपरवाइजर पे ही। ओके, देखिए सेफ्टी स्टेवर्ड, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, ये होते हैं जो नॉन टेक्निकल फील्ड से होते हैं, उन लोगों का ये डेजिग्नेशन या पोस्ट रहता है। इसके बाद हम चौथी बात पे आते हैं,
सेफ्टी इंजीनियर। ये जूनियर इंजीनियर हो सकता है, उसके बाद सेफ्टी इंजीनियर हो सकता है, या कहीं कहीं डायरेक्ट सेफ्टी इंजीनियर भी रखा जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर जाते जाते तो बहुत सारे, जैसे सीनियर इंजीनियर हो गया, उसके बाद भाई मान लो कि असिस्टेंट मैनेजर हो गया। जितनी बड़ी कंपनियां उतनी ज्यादा पोस्ट, और डिप्टी मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गए, डीजीएम हो गए, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फायर सेफ्टी। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के फिर बड़ी पोस्टें बनती चली जाती हैं। तो यानी कि पूरी जिंदगी जब तक रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती, आप प्रमोशन लेते रह सकते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है, इसमें प्रमोशन नहीं रुकेंगे। हाँ, रिटायरमेंट की उम्र नॉर्मल कहीं पे सरकारी जॉब में भी 58 या 60 साल की होती है, लेकिन अगर इस फील्ड में 60 साल के हो गए ना, तो भाई आपकी सैलरी ही 2.5 से 3 लाख रुपए दे दी जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्र उतना ज्यादा एक्सपीरियंस, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतनी बड़ी पोस्ट और उतना ज्यादा पैसा। यहाँ पे रिटायर नहीं होता कोई, यहाँ तो भैया जब तक आप बिल्कुल एकदम निश्चल हो गए, एकदम ये शरीर काम नहीं कर रहा है, भैया अब मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, आप खुद हाथ जोड़ के जाओगे तभी छोड़ा जाएगा। नहीं तो इसमें तो जितने सीनियर होते हैं उनको छोड़ा ही नहीं जाता। बड़ी बड़ी फर्म उनको, कंपनियों की बजाय जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी जाता है उसकी बजाय ऐसी बड़ी कंपनियां जो सिर्फ कंसल्टेंट का काम करती हैं, या क्लाइंट होती हैं जिनको सिर्फ ऑफिसों में बैठ के और बाकी साइटों को लाइजनिंग करना होता है, ऐसी पोस्ट दे दी जाती है। आराम से बैठ के खाली मैनेजमेंट देखो सर, आपको कहीं नहीं जाना है। तो ऐसे भी होते हैं। अब बातें करते हैं इसका जो एलिजिबिलिटी या कोर्सेज किस तरीके से होते हैं। तो इसमें 10th के बेस पे आप एंट्री नहीं कर सकते। इसमें कम से कम आपको, इसमें कम से कम 12th पास होना बहुत जरूरी है, जिसके बतौर आप 1 ईयर का कोई कोर्स कर सकते हैं। अगर ये 12th आपकी साइंस से है तो थोड़ा इजी होगा और कम टाइम में ग्रोथ मिलेगी। अगर 12th आपका आर्ट है तो आप भी ग्रोथ उतनी ही ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम और आपकी मेहनत ज्यादा लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट वाले स्टूडेंट हैं तो वो सेफ्टी में जाके करियर नहीं बना सकते। कई बार मैंने सुना है, बच्चे भी फोन करके पूछते हैं कि सर मेरा एक दोस्त था, हमारे यहाँ एक वो भाई है, हमारे एक भैया एक वहां नौकरी करते हैं, बोल रहे हैं कि सिर्फ साइंस वालों के लिए ही इसमें जगह है, बाकी लोगों को स्कोप नहीं है। क्यों स्कोप नहीं है? हर चीज का इलाज होता है, बीमारी हर तरह की होती है, अब तो इलाज भी हर तरीके के होने लगे हैं भैया। तो एजुकेशन में हर तरीके का, सॉरी, हर बीमारी का या हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप किसी भी फील्ड से आप बताइए कि कहाँ कैरियर रुका हुआ है, किस चीज में फंसे हुए हैं, मैं निकाल के देता हूँ, मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए उसका। 12th पास है, 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है, अगर आपकी बीएससी है, तो आप 1 साल का एडीआईएस कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी टेक्निकल बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। और अगर आपकी बीएससी नहीं है, नॉर्मल आपकी ग्रेजुएशन है, तो अगर आपकी बीएससी है तो ये करेंगे, और अगर आपकी बीएससी नहीं है, आपकी बीए है या बीकॉम है, तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं फायर एंड सेफ्टी से। या अगर ये भी नहीं है, तो मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं, इसके बाद एक एमबीए भी होता है फायर एंड सेफ्टी से ही। आप एमबीए भी चाहें तो कर सकते हैं। 2 साल का एमबीए होता है, 1 साल की पीजी होती है, 1 साल का एडीआईएस होता है। ठीक है, एमबीए 2 साल का है। आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं सेफ्टी में। इसके अलावा सेफ्टी में फिर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कोर्स होते हैं। यहाँ पे जिक्र करूंगा तो 1 घंटे से भी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अब दोनों में सैलरी की बात कर लेते हैं, मतलब स्कोप की बात कर लेते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा सेफ्टी ऑफिसरों को काम मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा लड़कों को सेफ्टी की फील्ड में काम मिला हुआ है। जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, अब वो कंस्ट्रक्शन भैया रोड का हो सकता है, बिल्डिंग का हो सकता है, फ्लाईओवर का हो सकता है, ब्रिज का हो सकता है, कोई इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रीज, जिन जिन इंडस्ट्रीज में मैंने आपको फायर ऑफिसर बताए थे, उन्हीं सभी इंडस्ट्रीज में जो है, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर भी लगाए जाते हैं।
पावर प्लांट हो गया, रिफाइनरी हो गई, इसके अलावा स्टील प्लांट हो गए, इसके अलावा पोर्ट हो गया, इसके अलावा शिप जहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं वो भी हो गया, और बहुत सारी इंडस्ट्री, मतलब मैं कितना लंबा गिनती करके बैठूंगा, यहाँ पर दुनिया भर की जगह है, इन सब में आप कर सकते हैं। इसमें हम सैलरी की बात करते हैं, इसमें सैलरी का क्राइटेरिया वैसे मैं बता भी चुका हूँ, फिर भी फ्रेशर अगर कोई 1 साल का ही डिप्लोमा करके चला जाता है तो उसको 15,000 से लेके 20,000 के बीच में पहले ही साल में, मतलब कम से कम 15 मैक्सिमम 20 तक जाएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, पढ़ के क्या आया है, इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, बोलने चलने का तरीका। और इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसको 20 से लेके 25,000 तक की सैलरी आराम से मिल जाती है। एडीआईएस पीडीएस वगैरह किए हुए हैं तो और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा जो मैं बात करता हूँ स्पेशल, उस पर भी बनाएंगे। फायर एंड सेफ्टी से बीएससी भी होती है और बीटेक भी होती है, तो जिनके पास पैसा और टाइम पर्याप्त है, कोई जल्दी नहीं है नौकरी की, लेनी है तो अच्छी ही लेनी है, उन लोगों के लिए फायर एंड सेफ्टी से बीएससी या तो फायर सेफ्टी से 4 साल की बीटेक का बढ़िया ऑप्शन है। उसके बारे में फिर कोई अलग से वीडियो बना के हम बात कर लेंगे। तो अभी फायर वर्सेस सेफ्टी, इन दोनों में से चुनना आपको है कि आपके लिए बेटर कौन सा है। इंटरेस्ट की भी बात होती है। अब डिसएडवांटेज दोनों की बात करें तो सेफ्टी में ना स्ट्रगल ज्यादा है, ध्यान दीजिए, सेफ्टी में स्ट्रगल ज्यादा है। आप बिहार के हैं, आपको नौकरी मिलेगी महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, झारखंड में, या तो हो सकता है गुजरात में, दूर दूर मिलेगी। आप गुजरात के हैं तो गुजरात में ही मिले गारंटी नहीं है, उसको बेचारे को महाराष्ट्र या एमपी या पंजाब या कहीं भी जाना पड़ सकता है। यानी कि लोकल में नौकरियां कम मिलती हैं, बाहर में ज्यादा मिलती हैं। और 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है शुरुआत में, तो ज्यादातर कंपनियों की 12 घंटे की ही होती है सेफ्टी में। अगर कंस्ट्रक्शन में है तो इंडस्ट्री में जाएगी, इसमें दो तरीके की होती है, एक कंस्ट्रक्शन सेफ्टी होती है, एक इंडस्ट्री सेफ्टी होती है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाएंगे तो 12 घंटे की ही मिलेगी, नए हो या पुराने हो, 12 घंटे काम करना ही करना पड़ेगा। कुछ कंपनियां हैं जिनमें 8 घंटे की शिफ्ट चलती है, लेकिन बहुत कम जगह है, ठीक है। और इंडस्ट्री में 8 घंटे की ही नौकरी होती है, लेकिन नौकरी एकदम खड़े खड़े है भैया, सेफ्टी में ना बैठ नहीं सकते, काम यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, वहां कुछ काम चल रहा है, वहां कुछ चल रहा है, वहां किसी को चोट लगी, वहां लगी, वहां पे कुछ नई चीज लगानी है, इनको पीपीस देना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, वहां ऊपर काम कर रहे हैं लोग, नीचे घुस रहे हैं, उनको रोकना है, मतलब स्कैफोल्डिंग चल रहा है, वहां खड़े हो गए, उसको तैयार करवाना है, एक्सकावेशन चल रहा है, 1-1.5 2 घंटे वहां खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे कर भाई, वैसे कर, इसको स्लोप बना। बहुत सारी चीजें होती हैं सेफ्टी के अंदर, आप बैठ नहीं सकते, मेहनत बहुत है, क्योंकि अगर पैसा ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है, तो मेहनत भी उसमें ज्यादा। इसके विपरीत यहाँ पे ना एक लिमिट होती है, ये एक लिमिटेड सिस्टम है कि इसमें ना आपको उतनी भड़क नहीं है भैया, उतनी टेंशन नहीं है जितनी सेफ्टी में होती है। आपको जिस जगह जॉब दे देगी, आप आराम से 8 घंटे की अगर ड्यूटी है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे ही भागा दौड़ी करनी है, बाकी के टाइम आराम से बैठ के आप अपना समय बिता सकते हो, अपना समय काट सकते हो। अब बात करते हैं सीखने में, डिसएडवांटेज तो यही है, ज्यादा तो नहीं है। अब सीखने में बात करें कि सेफ्टी में जब आप 12 में से 10 घंटे खड़े ही रहेंगे, तो जाहिर सी बात है जितना टाइम आप काम को देंगे, उतना ही काम जो है उससे कई गुना ज्यादा आपको नॉलेज देगा, आपको ज्ञान देगा। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, डेली नई चीज होती है, नई तरह का एक्सीडेंट होता है, नए लोगों से मिलना होता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है, नए नए तरीके निकालने पड़ते हैं लोगों को बचाने के लिए, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है सीखने की, ये अनलिमिटेड होता है भैया, ये अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड इसमें बोल सकते हैं, लेकिन इतना अनलिमिटेड, जितना बड़ा सेफ्टी का स्कोप है उतना फायर का नहीं होता है। और फायर के अंदर कहीं पे जाके एक ऐसा लगने लगता है कि यार बहुत कुछ सीख लिया, अब कुछ बचा ही नहीं सीखने को। हाइड्रेंट के बारे में सारी चीज, ज्यादातर चीजें मैं सीख गया हूँ, ये पंप हाउस के बारे में मैंने सीख लिया, स्प्रिंकलर के बारे में मैंने सीख लिया, राइजर और हाइड्रेंट और बाकी सारी चीजें भी मैंने देख ली हैं, अभी तो पैनल के बारे में भी अच्छा पता है। अब क्या करो, अब क्या सीखूं, तो वहां पे एक ठहराव आ जाता है। लेकिन इसमें आप चाह के भी नहीं ठहर सकते हो, ये सोच लो मैंने बहुत कुछ सीखा, भाई तुम सोच ही नहीं सकते, डेली नई चीज आएगी। ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें सैलरी बहुत
धीरे धीरे बढ़ती है। इसमें आप अगर थोड़ी सी कोशिश करें, दिमाग लगाएं, तो सैलरी बहुत जल्दी बढ़ती है। इसमें कुछ एक गिनती की पोस्ट होती है, वहां पे जाके रुक जाएगा। इसमें गिनती की पोस्ट नहीं, यहाँ पे बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। इसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया है। अब दोनों में एक और मेजर डिफरेंस बताता हूँ। गवर्नमेंट जॉब, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है ना भाई, तो आपको फायर की तरफ आना पड़ेगा। अगर प्राइवेट नौकरी करनी है तो फिर आप सेफ्टी की तरफ चली जाइए। सीधी सी सिंपल चीज। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो फायर फील्ड इज द बेटर फॉर यू, बेटर देन सेफ्टी फॉर यू। और अगर आपको प्राइवेट नौकरी ही करनी है तो मैं चाहूंगा फायर की बजाय आप सेफ्टी की तरफ भाग लीजिए। वहां पे बहुत ज्यादा काम है। इंटरनेशनल लेवल पे बाहर भी जब जाएंगे ना, विदेश में भी अगर आप नौकरी करने जाएंगे, तो आपको फायर फाइटर में नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी फायर फाइटर की टीम अपनी अलग होती है। आपको सेफ्टी में ही ज्यादा चांस मिलने वाले। फायर में अगर बाहर में काम मिला भी ना, तो फायर के जो इंस्टॉलेशन होती है ना, सिर्फ उसी में काम मिलेगा, डिजाइनिंग में काम मिलेगा, इंस्टॉलेशन में काम मिलेगा, फायर फाइटिंग में नहीं मिलने वाला है। सेफ्टी में आपको सेफ्टी सुपरवाइजर मिल जाएंगे, सेफ्टी ऑफिसर मिल जाएंगे, परमिट वर्कर भी मिल जाएंगे, आपको परमिट चेकर मिल जाएंगे, कन्फाइंड स्पेस के वॉचमैन के लिए अलग नौकरी मिल जाएगी। इसमें फायर वॉचर की मिल सकती है, या तो कहीं पे काम चलता है खड़े खड़े देखना भैया आग ना लग जाए, या तो फिर इंस्टॉलेशन में। इसमें कम आपको स्कोप मिलता है, इसमें बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे सेफ्टी के अंदर स्कोप मिल जाता है। तो अब मेरा जितना डाटा था मेरे पास, मेरे दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, हो सकता है थोड़ा बहुत छूट गया हो। बहुत लंबी वीडियो हो गई है भाई, इतनी देर नहीं बिठा के रख सकता ना, मैं खड़ा रह सकता हूँ, मेरे भी पैर दुखने लगते हैं। तो अब इन दोनों में से आप सोच लीजिए कि आपको कहाँ जाना है। किसी भी तरीके का, कोई छोटे से लेके, छोटे कोर्स से लेके बड़ी डिग्री तक, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी तरीके की भी जानकारी चाहिए, कहाँ से करना बेटर है, क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, मेरी क्वालिफिकेशन के अनुसार मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन जानकारियों के लिए आप कॉल कर सकते हैं। एक नंबर ये है। दूसरा, ठीक है, 9992113030, 999222089882। ये आप चाहें नंबर अगर ढूंढना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर लिखे हुए हैं। बाकी स्क्रॉलिंग पे भी कोशिश करूंगा बीच बीच में नंबर वीडियो में डिस्प्ले होते रहें, तो आप मेरे से किसी तरीके का भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन टाइम सुबह 10 से लेके और शाम के 5 तक, इसके बाद आप मुझे परेशान ना करें, क्योंकि इसके बाद ऑफ ड्यूटी होने के बाद मेरे को पर्सनल काम भी होते हैं, मैं फोन उठा नहीं पाता हूँ, आप लोगों को बुरा लगता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाजत लेता हूँ, फिर बहुत जल्दी आप लोगों से मिलता हूँ एक ऐसी ही अच्छी और धमाकेदार वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।